हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, अभी आज एक नया जानकारी सामने आ रहा है कि बिहार में जो चौकीदार है ना, चौकीदार जो होते हैं ना, चौकीदार फिर उसके बाद जमादार वगैरह जो बनता है, प्रमोट वगैरह, उस चौकीदार से रिलेटेड जो है आपका नया नियमावली बन रहा है। उसको लेकर के एक जो नोटिस है ये आपका सर्कुलेट हो रहा है। तो ये नोटिस क्या है, उसमें चौकीदार का अब जो नया रिक्रूटमेंट होगा कैसे होगा, उसके लिए मतलब कैसे परीक्षा होगा, फिजिकल वगैरह कैसे होगा, कितने देर का परीक्षा होगा, है ना, और क्या क्वालिफिकेशन वगैरह होगा, एज लिमिट वगैरह क्या होगा, उसको लेकर के नियमावली बना है। जिस पर कि आज मीटिंग होना है, मतलब 21 जनवरी को मीटिंग होगा और उसमें फाइनल जो है उस पर अप्रूवल हो जाएगा, है ना। तो उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो ये नियमावली है इसमें क्या है, तो ये 20 जनवरी 2026 का क्या है, ये नोटिस है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है, सेवा में सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक यानी कि आपका आईजी, डीआईजी, एसएसपी और एसपी रेल सहित ये जो है सबका, ये जो है आपका विषय क्या है, तो विषय गृह विभाग बिहार पटना द्वारा प्रस्तावित बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 की समीक्षा के संबंध में। यानी नियमावली बनकर बाबू तैयार है, इसका आज के बैठक में समीक्षा होगा और फाइनल फिर क्या हो जाएगा, इस पर आपका काम शुरू हो जाएगा। यह प्रसंग बिहार पुलिस मुख्यालय विधि व्यवस्था प्रभाग का आदेश ज्ञापन कितना दिनांक 16/12/2025। अब यहां पर देखिए क्या है कि उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रत्येक सप्ताह के बुधवार को समय 11:30 पूर्वाह्न में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक के साथ अधो हस्ताक्षरी की अध्यक्षता में विधि व्यवस्था अपराध एवं ये अन्य विधियों पर आयोजित की जाती है। उक्त मामले में अतिरिक्त गृह विभाग द्वारा प्रस्तावित बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 के संबंध में समीक्षा की जानी है। यानी आज जो बिहार चौकीदार जो नियमावली है बिहार चौकीदार का, उसके ऊपर क्या होगा, डिस्कशन होगा और वो नियमावली क्या है इस पर हम लोग बात करेंगे। यहां पर लिखा है, अतः गृह विभाग द्वारा प्रस्तावित बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली की प्रारूप प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उक्त प्रस्तावित नियमावली के संबंध में अपने मंतव्य यानी जो आपका ओपिनियन है उसके साथ 21/1/2026 यानी आज की डेट है को आहूत बैठक में शामिल रहना सुनिश्चित किया जाए। इस पर पुलिस महानिदेशक यानी जो डीजीपी बिहार है उनका सहमति प्राप्त है। यानी कि डीजीपी जो है उन्होंने बिहार ने इन्होंने इस पर इस नियमावली पर अपना सहमति दे दिया। अब नियमावली क्या है, ये नोटिफिकेशन है। देखिए क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक जो है प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल यानी जो ये जो नियमावली बनाने का काम आर्टिकल 309 के तहत राज्यपाल के पास है, तो उसके तहत राज्यपाल ने यह नियमावली बनाया है। और चौकीदार संवर्ग की भर्ती, सेवा शर्तों, प्रोन्नति, कर्तव्य एवं दायित्वों को विनियमित करते हुए निम्नांकित नियमावली बनाते हैं। क्या है नियमावली, इस नियमावली का नाम क्या है, तो बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 कही जाएगी। इसका विस्तार यानी ये जो नियम कहां पर बिहार राज्य में लागू होगा, यह राज्यपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त हो गया। यानी कि जिस दिन ये इसे गजट बिहार सरकार का जो गजट है उसमें जब पब्लिश कर दिया जाएगा उस दिन से यह लागू हो जाएगा। परिभाषाएं बताया गया कि राज्य सरकार का मतलब यहां पर बिहार राज्य सरकार से है, विभाग से मतलब गृह विभाग आरक्षी शाखा से है, चयन संस्थान से अभिप्रेत है कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती। यानी अब यहां पर इस नियमावली में जो चयन परिषद वर्ड का जो यूज किया गया है उसका मतलब है कि सिपाही जो केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती है वो है। यानी कि बाबू ये जो चौकीदार का जो एग्जाम है ना वो किसके द्वारा करवाया जाएगा, इस चौकीदार का जो एग्जाम होगा वो किसके द्वारा, सिपाही भर्ती बोर्ड जो है यानी केंद्रीय चयन परिषद जो है जहां जिसका बिहार पुलिस सिपाही का जो एग्जाम करवाता है उसी के द्वारा आपका इसका भी एग्जाम करवाया जाएगा, है ना। नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत संबंधित जिले का जिला पदाधिकारी यानी जो इसकी नियुक्ति होगी, जो नियुक्ति का अधिकार होगा वो संबंधित जो जिला है, जिस जिले में आपका नियुक्ति होगा उसका जो डीएम है उसके पास जो है नियुक्ति का मतलब अपॉइंटमेंट का जो पावर होगा उसके पास होगा, लेकिन रिक्रूटमेंट के बाद, एग्जाम यानी फाइनल सिलेक्शन के बाद। संवर्ग से अभिप्रेत है चौकीदार संवर्ग, बीट से अभिप्रेत है संवर्ग के कर्मी का आधारित कार्य क्षेत्र। यानी कि आप जिस क्षेत्र में, जिस गांव में, जिस पंचायत में, जैसे चौकीदार सबके पास गांव बटा हुआ होता है ना जी कि इस पंचायत का ये चौकीदार है, तो वो जो बीट का मतलब क्या, उसका किस किस क्षेत्र में वो चौकीदारी करेगा, है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, बीट कहेंगे। अब यहां पर देखिए बिहार चौकीदार संवर्ग निम्नलिखित पद सम्मिलित होंगे, यानी जो मूल कोटि होगा चौकीदार होगा। प्रथम प्रोन्नति यानी चौकीदार के बाद जो प्रोन्नति होकर के आप दफादार बनेंगे, उसके बाद वरीय दफादार बनेंगे, क्योंकि इस पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपका ये मूल कोटि होगा चौकीदार, इस पर रिक्रूटमेंट, प्रमोट होकर दफादार, फिर वरीय दफादार।
इसके बाद यहां पर संवर्ग के सभी कोटि के पदों की संख्या एवं वेतनमान वही होगा जैसा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विनिश्चित किया जाएगा। नॉर्मली देखिए अब सवाल जो है ना यहां पर है क्या कि ये जो है यह जिला स्तरीय संवर्ग होगा, यानी ये जो संवर्ग होगा आपका जिला स्तरीय संवर्ग होगा, है ना, और संबंधित जिला पदाधिकारी इसके नियुक्ति का प्राधिकार तथा संवर्ग नियंत्रण प्राधिकार होंगे। चौकीदारी के पद पर नियुक्त जिला स्तर पर होगी, यानी कि इसकी जो नियुक्ति होगी आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगी। अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं तो यहां पर देखिए क्या है, शैक्षणिक अर्हताएं एवं अन्य पात्रताएं, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। एलिजिबिलिटी जो कह रहे हैं चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन देने की अंतिम तिथि, यानी जिस दिन आपका एप्लीकेशन का लास्ट डेट होगा उस दिन आपका किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से 10वीं या समकक्ष परीक्षा आपको उत्तीर्ण करना चाहिए। अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो, आपराधिक इतिहास नहीं हो, है ना, ये सब है। इसके बाद देखिए और क्या क्या है, अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो, आपराधिक इतिहास नहीं हो। अभ्यर्थी को, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभ्यर्थी को साइकिल चलाने आना चाहिए। बाबू साइकिल चलाने आना चाहिए, यहां पर लिखा है। और कह रहा है कि अगर साइकिल चलाने नहीं भी आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, साइकिल चलाना सिखा देंगे। कितने दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर, है ना। यह कह रहे हैं उनके नियुक्ति के 3 माह के अंदर साइकिल चलाना सीखना अनिवार्य होगा, है ना, यानी कि सीख जाइएगा। अरे साइकिल चलाने में क्या है ना, अगर साइकिलों चलाने न आ रहा है, बिहार में तो ऐसे भी सब एकदम घर घर साइकिल मिलता है ना, साइकिल तो हर किसी को चलाने आता ही है। इसके बाद कह रहा है अभ्यर्थी बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होंगे, यानी यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो मतलब चौकीदार का जो मतलब एग्जाम होगा या चौकीदार जो बनेंगे वो बिहार सरकार के मतलब बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होंगे, तथा उनका जो रिक्रूटमेंट होगा वो अस्थायी निवास जिला के चौकीदार के रिक्त पद के विरुद्ध ही आवेदन कर सकेंगे। यानी कि आप जिस मूल निवास जो आपका जिस जिले में है, यानी कि आपका जो निवासी या आवास प्रमाण पत्र जिस जिले का है, उस जिले में जो चौकीदार का जो बहाली होगा उसी के विरुद्ध आप रिक्रूटमेंट, यानी अगर मान लीजिए आप पटना से बिलोंग करते हैं तो पटना में जितना सीट निकला उसी के विरुद्ध आवेदन करिएगा। मान लीजिए अगर आप बांका से या फिर मान लीजिए मुजफ्फरपुर से या फिर मान लीजिए बेगूसराय से, ऐसे जिले से अगर आप मान लीजिए बिलोंग कर रहे हैं तो उस जिले में जो आपका पद है उसी के विरुद्ध क्या करेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। और वहीं पर आपका क्या होगा, रिक्रूटमेंट होगा और आपका स्थानांतरण नहीं होगा। मतलब इसमें सबसे अच्छा बात है ना, एकदम घर के तुमको पास रहना। अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा है, उम्र सीमा। उम्र सीमा कह रहा है कि न्यूनतम जो आयु है आपका सामान्य कोटि के लिए 18 वर्ष और अधिकतम कितना, 30 वर्ष। न्यूनतम कितना 18 वर्ष और अधिकतम कितना है आपका 30 वर्ष है, किसके लिए, सामान्य कोटि के लिए। इसके बाद पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए क्या, पुरुषों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 2 वर्षों का शिथिलीकरण, यानी न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम कितना 32 वर्ष है। पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र में 3 वर्षों का जो है वो मिलेगा, यानी न्यूनतम 18 और अधिकतम कितना 33 वर्ष। SC ST के लिए जो पुरुष और महिला दोनों को 5 वर्ष का वो मिलेगा, तो 18 वर्ष मिनिमम, न्यूनतम कितना 35 वर्ष। राज्य सरकार के गृह रक्षकों को उम्र सीमा में, यानी राज्य सरकार के जो होमगार्ड हैं उनको 5 वर्ष का क्या मिलेगा, छूट मिलेगा, यानी कि उनके लिए भी जो आपका अधिकतम होगा मतलब 5 वर्ष का छूट दी जाएगा। यह छूट किसी गृह रक्षक के प्रथम योगदान के, यानी अगर आपने 3 साल तक होमगार्ड के रूप में काम किया है तब आपको यह 5 साल का छूट मिलेगा। अब आरक्षण देखिए, आरक्षण का क्या प्रावधान है। कह रहा है इस संवर्ग में सीधी नियुक्ति तथा प्रोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर या ज्यादा निर्धारित आरक्षण रोस्टर से संबंधित प्रावधान लागू होंगे, यानी बिहार सरकार का जो आरक्षण से संबंधित जो भी नियमावली है वो क्या होगा, इसमें आपका लागू होगा। कह रहा है चयन का प्रक्रिया, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है जिला पदाधिकारियों द्वारा अपने जिला में चौकीदार के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकार को रोस्टर क्लियरेंस कराते हुए कोटिवार रिक्तियों की अधियाचना विभाग को 30 अप्रैल तक उपलब्ध करा दी जाएगी। यानी कि यह है कि 1 अप्रैल तक जो है कितना चौकीदार का पोस्ट खाली है, लगभग मान लीजिए कि आपका खाली जो है ना पोस्ट ठीक ठाक यहाँ पर जो है पोस्ट खाली है आपका बिहार के अंदर, बहुत पोस्ट खाली है चौकीदार का। और ये हर जिला का कह रहा है कि 1 अप्रैल तक जो आप अपना कितना खाली है चौकीदार का पद, ये जो है गृह विभाग को आप भेज दीजिएगा आरक्षी शाखा को। अब विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष, यानी हर वर्ष विभाग द्वारा क्या होगा, 1 अप्रैल तक जो भी रिक्रूटमेंट का डाटा मिलेगा उसे किसी केंद्रीय जो मतलब चयन परिषद है, जो सिपाही, जिसको सिपाही बिहार पुलिस का जो रिक्रूटमेंट होता है, यानी उस चयन संस्थान को क्या कर दिया जाएगा, वो अधियाचना भेज दिया जाएगा। विभाग से प्राप्त अधियाचना के आधार पर चयन संस्थान द्वारा समेकित विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, यानी फिर जो चयन संस्थान है वो क्या करेगा, इसका एडवर्टाइजमेंट लाएगा, नोटिफिकेशन इशू करेगा, कहां इतना पद पर बहाली होगा। अभ्यर्थी को अपने जिला की रिक्ति को विरुद्ध ही आवेदन करना होगा, है ना।
विज्ञापन में जिलावार रिक्तियों का कोटिवार उल्लेख किया जाएगा, यानी जो सिपाही बोर्ड है वो जो नोटिफिकेशन लाएगा उसमें देगा कि जिलावार कितना कितना नियुक्ति है, कितना कितना पोस्ट है। अब अभ्यर्थी जो है अपने जिले के रिक्ति के विरुद्ध क्या करेगा, आवेदन करेगा। यहां पर चयन संस्थान द्वारा, अब देखो यहां पर लिखा है साफ साफ, चयन संस्थान द्वारा लिखित एवं शारीरिक क्षमता जांच परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। चयन संस्थान जो वही क्या करेगा, लिखित और शारीरिक क्षमता जांच परीक्षा में प्राप्त अंक के योग के आधार प्रत्येक जिले की कोटिवार मेधा सूची तैयार कर प्रकाशित की जाएगी और इसकी सूचना विभाग के साथ साथ सभी जिलों को उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि आपका रिटर्न भी होगा और फिजिकल भी होगा। अब रिटर्न कैसे होगा, फिजिकल कैसे होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो आपका लिखित परीक्षा होगा, कह रहा है कि लिखित परीक्षा हेतु जो है 75 अंकों की लिखित परीक्षा एवं 50 अंकों की शारीरिक परीक्षा ली जाएगी। कुल 125 अंकों की परीक्षा में अंतिम रूप से अभ्यर्थी का चयन जिलावार मेधा सूची, यानी कि टोटल जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो 125 अंक पर बनेगा, जिसमें कि 75 अंक जो है रिटर्न में और 50 अंक जो है फिजिकल टेस्ट, इस दोनों को मिला करके होगा। लिखित परीक्षा जो है, कह रहा है कि लिखित परीक्षा में सर्वप्रथम अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहले आपका रिटर्न होगा, 75 अंक का होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे की होगी, यानी 90 मिनट की होगी। यहां पर जो परीक्षा है कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव और बहुविकल्पीय एमसीक्यू टाइप का होगा। और कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। यहां पर लिखित परीक्षा जो है 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के स्तर का होगा, यानी कि 10th लेवल तक का जो है आपका सिलेबस है उसके लेवल का एग्जाम होगा आपका, है ना। यहां पर नेगेटिव का अभी तक कोई बात नहीं किया गया है, इसमें अभी तक नेगेटिव का कोई चर्चा नहीं किया गया है, मतलब कि नेगेटिव वगैरह का ऐसा चांस कम है कि नहीं रहेगा लगभग। चयन संस्थान द्वारा लिखित एवं शारीरिक जांच परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, वही सब चीजें यहां पर, है ना, 1 अंक दिया जाएगा। इसके बाद वही रिटर्न और जो आपका उसके आधार पर जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। अब शारीरिक परीक्षा का देखो क्या है, यानी रिटर्न का तो पता चल गया 75 अंक का होगा, 1.5 घंटे का होगा, सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, गलत उत्तर के लिए कोई नहीं है, यानी कि नेगेटिव नहीं होने का चांस है ना। और जो सिलेबस है आपका मैट्रिक के लेवल का होगा, मैट्रिक से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे मैट्रिक लेवल के, लेकिन किस किस सब्जेक्ट से, देखिए लिखा है सामान्य ज्ञान, समान गणित और मानसिक क्षमता, यानी आपका जीके भी होगा, मैथ भी होगा, रीजनिंग भी होगा, तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। अब इसके आधार पर जो है आपका शारीरिक परीक्षा होगा, यानी कि आपका जो है ना, जो रिटर्न में जितना आपका नंबर आया, रिटर्न में जो आपका मेरिट बनेगा उसके आधार पर जो है जिलावार रिक्तियों की कुल संख्या का 5 गुना मेघा क्रम से कोटिवार सवाल अभ्यर्थियों का चयन, यानी कि जो जितना सीट होगा उसका 5 गुने बच्चे को मेडिकल के लिए बुलाएंगे। किसके लिए, फिजिकल के लिए बुलाएंगे, फिजिकल के लिए, मेडिकल नहीं, फिजिकल के लिए बुलाएंगे, शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाएंगे 5 गुना कैंडिडेट को। अब देखिए इसमें जो आपका शारीरिक परीक्षा में सबसे पहले तो आपका शारीरिक माप लिया जाएगा, जिसमें कि अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 162 सेंटीमीटर, SC ST के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर और सभी कोटि की महिला के लिए 155 सेंटीमीटर होगा। यह हो जाएगा। इसके बाद आपका होगा दौड़ जो होगा अधिकतम 30 अंक का होगा, जिसमें कि आपका 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ाया जाएगा, है ना। तो 1 मील यानी सभी महिला अभ्यर्थी 1 किलोमीटर, महिला अभ्यर्थी के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ होगा। और यहां पर दिया है किसके लिए कितना नंबर मिलेगा, यानी अगर 5 मिनट से कम में अगर आप कर लेते हैं 30 अंक मिलेगा, 5 मिनट से लेकर के 5.5 मिनट तक करते हैं 24 अंक। उसी तरह वहां पर दिया है कितना किसके लिए अंक मिलेगा, पुरुष और महिला का ये बताया गया है। ऊंची कूद जो होगा 10 नंबर का होगा, ऊंची कूद में अगर आप 5 फीट या उससे अधिक कूद लेते हैं 10 अंक। इसी तरह पूरा डिटेल दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ लेना किसके लिए कितना नंबर मिलेगा। इसके बाद फिर जो है आपका दौड़ में जो अधिकतम अंक है वो आपका कितना मिलेगा, 30 अंक का दौड़ में अधिकतम अंक जो है 30 अंक का, वही चीज है, वही दौड़ वाला तो देखिए लिया हम लोग। यहां पर दौड़ के बाद आपका क्या है, गोला, ऊंची कूद देख लिया, ऊंची कूद के बाद आपका होगा गोला फेंक। 3 चीज होगा मैन फिजिकल में। गोला फेंक में यह अधिकतम 10 अंकों की, पुरुष अभ्यर्थी को 16 पाउंड वजन का और महिला अभ्यर्थी को 12 पाउंड वजन का गोला फेंकना होगा। और उसके लिए कितना किसको नंबर मिलेगा यहां पर आपका दिया हुआ है, यानी कि मैन जो है फिजिकल में एक तो दौड़ होगा, एक ऊंची कूद होगा और एक गोला फेंक होगा, है ना। और इसके आधार पर फिर क्या होगा आपका में जो है आपका मेरिट बनेगा। और यहां पर नोट में कुछ पॉइंट है, निर्धारित समय में दौड़ पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की ऊंची कूद, यानी कि अगर आप दौड़ पूर्ण करेंगे तभी आप ऊंची कूद और गोला फेंक में शामिल हो पाएंगे। अगर उस समय के अंदर नहीं कर पाते हैं तो नहीं, आपको ऊंची कूद और गोला फेंक में शामिल नहीं किया जाएगा। मात्र गोला फेंक और ऊंची कूद में अधिकतम 3 मौके दिए जाएंगे, यानी इसमें मैक्सिमम 3 मौके दिए जाएंगे। और एवं इसमें शून्य प्राप्तांक अभ्यर्थी को भी मेधा सूची में शामिल किया जाएगा, यानी कि अगर आप इसमें 0 नंबर भी आता है किसमें, गोला फेंक और ऊंची कूद में, तो भी आपको किसमें, मतलब मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। ये बड़ा अच्छा चीज है।
यानी चयन संस्थान द्वारा निर्धारित तिथि पर शारीरिक क्षमता जांच का वीडियो कराया जाएगा, यानी वीडियोग्राफी भी होगा और शारीरिक क्षमता जांच का परिणाम उसी दिन सेम डे क्या हो जाएगा, घोषित हो जाएगा। फिर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट में यहां पर देखिए क्या है, समान, ये कह रहा है कि अगर समान अंक प्राप्त होता है किसी दो अभ्यर्थी को, तो जन्म स्थिति के आधार पर जो इसका बर्थडे, जो बर्थ का डेट है वो ज्यादा एज वाला जो है उसको वरीयता मिलेगा। समान अंक और समान जन्म तिथि अगर दोनों अगर आपका सेम है तो उसमें जिसका हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा उसको वरीयता देंगे। समान अंक, समान जन्म तिथि और समान शैक्षणिक अर्हता है तो उसमें आपको किसको मिलेगा, उसमें याद रखिएगा क्या होगा कि उसमें दो या अधिक अभ्यर्थी की दशा में उसकी 10वीं यानी उसका 10th या जो समकक्ष परीक्षा में जिसका प्राप्तांक ज्यादा होगा उसके आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। बाकी और भी आपका ये डिटेल शब्द दिया हुआ है ना। इसमें जो है आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, है ना। ट्रेनिंग भी इसका इसमें आपका होगा। ट्रेनिंग जो है आपका 1 वर्ष का होगा और विभाग द्वारा समय समय पर परीक्षण का पाठ्यक्रम और उसे सफलतापूर्वक कराने का मानदंड सुनिश्चित करने के संबंध में अलग से निर्देश जारी किया जाएगा। ठीक है, प्रोन्नति जो है आपका ये सब प्रोन्नति होगा। बाकी ये सब किसको किसको ये लेटर भेजा गया है वो डिटेल है यहां पर दिया हो। तो मेन जो आपका जानकारी है, मेन सारा जानकारी आपको बता दिया है। यहां पर आपका चौकीदार का कर्तव्य दिया गया है, क्या क्या कर्तव्य है। अपने बीट क्षेत्र होने वाले सभी भूमि विवाद, अधिक्रमण आदि की सूचना चौकीदार द्वारा समय समय पर संबंधित थानों को दिया जाएगा। बीट क्षेत्र के अंदर सभी प्रकार के सांप्रदायिक विवाद, त्योहार, मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान एवं शमशान घाट इत्यादि से संबंधित विवादित मामलों की सूचना देना। पारिवारिक विवाद, दहेज उत्पीड़न, बाल विवाह और गांव से जुड़े अन्य विवादित मामलों की, अरे वर्तमान में जो नए काम होता है चौकीदार का जी, वही काम है यहां पर, है ना। वर्तमान में आपके गांव में भी चौकीदार होगा, उनका क्या काम है आपको पता है ना। तो उसकी जानकारी संबंधित थाने को देना क्या होगा, ये आपका काम होगा। बाकी यहां पर काम जो है पूरा दिया हुआ है, आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। बाकी इसके ऊपर जैसे ही कुछ नोटिफिकेशन आता है, कुछ अधिसूचना आता है, इससे रिलेटेड जानकारी आपको तुरंत मुहैया कराई जाएगी, है ना। मिलते हैं दोस्तों।